Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you are doing well. In the previous class, recently आप लोगों ने कंपनी लॉ का चैप्टर 5 दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के रिगार्डिंग सारी प्रोविजंस आप लोगों ने कवर अप की विद गिवन रूल्स। जो भी साथ में आपको रूल्स गिवन होते हैं वो भी आप लोगों ने कंटेन करा। मेनली अगर मैं सेक्शंस की वहां पे बात करूं, जो सेक्शंस आप लोगों ने डन करे 73 से लेके 76A तक आप लोगों के सेक्शंस एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर क्या होते हैं, कंटेन्ड होते हैं, जिनमें से 73 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, 76 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, क्लियर। 75 तो नॉर्मली वो डैमेजेस फॉर फ्रॉड, वो आपका सिलेबस में से कट ही कर दिया गया। 74 अपने आप में अच्छा था। 74 अपने आप में अच्छा क्यों बन गया? बिकॉज वो रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स थी, वो डिपॉजिट्स जो आपने बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट क्या किए थे, एक्सेप्ट किए थे, क्लियर। एंड उस टॉपिक के अंदर अगर मेन डिस्कशन की हम बात करें मैक्सिमम टेन्योर को लेकर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स को लेकर, एंड प्लस लास्ट लेक्चर हमारा डिपॉजिट ट्रस्टी के ऊपर ज्यादा रहा है, उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर, प्लस नेक्स्ट ऑन उनकी ड्यूटीज एंड डिस्क्वालिफिकेशंस को लेकर, जो कि डिबेंचर ट्रस्टी को लेकर बिल्कुल क्या था, सेम था, ऑलमोस्ट क्लियर। बट नाउ आज नेक्स्ट ऑन जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कंपनी लॉ का लास्ट टॉपिक जो पेंडिंग है, दैट इज चैप्टर 7, क्लियर। अब आप कहेंगे सर अल्टीमेटली पूरा कंपनी लॉ पढ़ने के बाद अब हम लोग उसकी क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं प्लस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। एक्चुअली सर इनमें से काफी मैटर्स जो मैनेजमेंट को लेकर या एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हैं वो ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने ये टॉपिक तो वैसे ही ऑलरेडी, जैसे रेजोल्यूशंस को लेकर हमने कितनी बार बात हो चुकी, मीटिंग्स को लेकर एजीएम ईजीएम को लेकर कितनी बार बात हो चुकी, तो ये लॉट ऑफ डिस्कशंस आपकी ऑलरेडी क्या हो चुकी हैं, डिस्कस हो चुकी हैं। बस ठीक है, एक प्रोवाइडेड फ्रॉम द बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक प्रॉपर टॉपिक नहीं करवाया गया था, इसीलिए सबसे लास्ट में कंपनी लॉ के सबसे लास्ट में ये टॉपिक आपके साथ क्या कर रहा हूं, डिस्कस कर, क्लियर। एंड आफ्टर दैट जस्ट हम लोगों के जो टॉपिक पेंडिंग होंगे दैट इज चैप्टर नंबर 13 एंड 14। 13 इज ऑल अबाउट जर्नल क्लॉजेस, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 लेक्चर्स का ही काम है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो सबसे लास्ट एंड फॉरमोस्ट है। बट सर हम करेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि पहले दिन से ही मैं लॉ आपको पढ़ना वैसे ही सिखा रहा हूं जहां पे जैसे वो रूल्स आप लोग पढ़ेंगे, क्लियर। बट सर वेटेज अच्छी है इस टॉपिक की भी, प्लस आपका जो पेंडिंग भी। आप ये मानकर चले 75 मार्क्स का पेपर आप लोगों का ऑलरेडी डन हो चुका, 25 मार्क्स ये 3 टॉपिक्स आपके कंटेन करते हैं, क्लियर। लास्ट के 13 एंड 14 जो हमारे पेंडिंग है 10 मार्क्स, क्लियर, 10 to 12, एंड सेम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी 10 to 12 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो तकरीबन जो हमारा पेंडिंग सिलेबस है वो 20 to 25 मार्क्स के बीच में हमारा पेंडिंग है, क्लियर। हालांकि सर टॉपिक्स इजी है, वन बाय वन लेट्स स्टार्ट। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द चैप्टर 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑल्सो, क्लियर, मार्जिनल हेडिंग्स आपके पास गिवन है कि कौन कौन से इस चैप्टर के अंदर आप प्रोविजंस या सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। ये तकरीबन 88 से शुरू होते हुए आप 100 कहां तक, 22 तक इस टॉपिक के अंदर क्या करने वाले हैं, रीड आउट करने वाले हैं। इसीलिए से लेंथी बन भी जाता है, एंड कुछ एक दो बीच में ओमिटेड भी होंगे, कटे भी होंगे, क्लियर। अगर इफेक्टिवली इस टॉपिक को रीड आउट किया जाए तो अप्रॉक्स 30 to 35 पेज आपके बनते हैं, बाकी तो केस स्टडीज भी बहुत बीच में गिवन, क्लियर। सो पेजेस मैटर नहीं करते, कंटेंट आप लोगों का मैटर करता है, क्लियर, कि प्रोविजन आपको 1 to 1 क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले अब वही बात सर, इतना बड़ा टॉपिक, इतने बड़े टॉपिक को इन्होंने सेक्शंस को यूनिट वाइज क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के लिए जो जहां पे दिया गया दैट इज रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स। अब कितनी बार तो आप लोग डिस्कस कर चुके, इवन शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स टॉपिक आप पढ़ चुके, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट पढ़ चुके, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस पढ़ चुके। हर केस में आप लोगों ने क्या रीड आउट किया, कंपनी हैज टू मेंटेन सम स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स,
क्लियर, कि रजिस्टर्स उनको क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने, वही रजिस्टर्स यहाँ पे है। तभी कह रहा हूं कि मैनेजमेंट जो लास्ट में पढ़ रहे हैं, बट मैनेजमेंट कर स्टार्टिंग से रहे हैं, ये प्रोविजंस कर आप स्टार्टिंग से रहे हैं, बट प्रॉपर प्रोविजंस यहां पे आएंगे। पढ़िए, ये सबसे पहले सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एटसेट्रा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का रजिस्टर, यस प्लीज, प्रोविजंस कंटेन्ड इन द एक्ट। पढ़िए, एप्लीकेबिलिटी Section 88 applies to every company, yes, whether public or private, हाँ, whether having a share capital or not. अरे मेंबर तो सारे होंगे, मैंने कौन सा शेयर होल्डर बोला है, मैंने शेयर होल्डर वर्ड तो नहीं बोला, मैंने वर्ड क्या यूज किया, मेंबर। मेंबर तो हैविंग शेयर कैपिटल हो या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो, मेंबर तो सब में होंगे। क्लियर, तो हर कंपनी को सर ये एक रजिस्टर, और सर ये स्टैट्यूटरी रजिस्टर है लॉ के अकॉर्डिंग। एक होता है कुछ वॉलंटरली रजिस्टर, आप अपनी मर्जी से मेंटेन करो या ना करो, बट सर ये कौन से हैं, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स हैं जो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, मैंडेट है। यस, लीगल रिक्वायरमेंट्स, एवरी कंपनी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, shall keep and maintain the following registers. Number 1, पढ़िए जी, register of members separately indicating each class of equity and preference shares held by every member, whether residing in India or outside India। मतलब सर आपको यहाँ पे रजिस्टर जो आपके इनसाइड इंडिया मेंबर्स हैं उनका भी, और अगर आउटसाइड इंडिया के जो मेंबर्स हैं, कई बार तो फॉरेन रजिस्टर हम अलग ही लगा लेते हैं, जब आपके अलग अलग पर्सन काफी हो जाते हैं ना, तो आप इंडिया वाले एंड आउटसाइड इंडिया वालों का रजिस्टर अलग भी मेंटेन कर लेते हैं, वो भी प्रोविजन आएगी, वो भी प्रोविजन आएगी कि फॉरेन रजिस्टर आपने कब मेंटेन करना है, क्या क्या कंडीशंस हैं। एक मींस अच्छा टॉपिक 1.5 पेज का टॉपिक आपका किसके ऊपर आएगा, फॉरेन रजिस्टर्स के ऊपर आएगा। क्लियर, एंड रजिस्टर ऑफ क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर होल्डर्स, एंड नेक्स्ट इज रजिस्टर ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर। तो लॉ के अकॉर्डिंग तो लीगल रिक्वायरमेंट है सर, आपने अपनी हर तरह की सिक्योरिटी होल्डर के लिए एक रजिस्टर क्या करना है, डिफरेंट मेंटेन करना है। क्लियर, नेक्स्ट इज फॉर्म एंड मैनर, क्या होगा, फॉर्म एंड मैनर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स, जो प्रेस्क्राइब्ड बाय क्या होगा, सीजी। और तुम्हें पता है प्रेस्क्रिप्शन एक्ट के अंदर नहीं, रूल्स के अंदर। मेन तो ये मानो लॉ कम रूल्स आपको ज्यादा पढ़ने। क्लियर, यस, इंडेक्स ऑफ नेम्स सर एज प्रेस्क्राइब, मतलब एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर जो भी रजिस्टर आप मेंटेन करेंगे सर, इंडेक्स होना क्या है, मैंडेटरी। क्लियर, ऐसे तो अपन ढूंढ ही नहीं पाएंगे, आप क्या करें, एक प्रॉपर इंडेक्स, जैसे आपकी बुक है, ये भी तो इंडेक्स है, इस बुक का भी तो एक इंडेक्स पेज गिवन होता है ना, तभी आप इजीली डायरेक्टली उस टॉपिक पे जंप कर सकते हैं, नहीं तो ढूंढते फिर ही जाओ कि कौन सा टॉपिक है जी, कैसे है। सेम केस रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी हर मेंबर का, या फिर आपने देखा होगा अल्फाबेटिकली वाइज, क्लियर, वो साइड पे लगे होते हैं ABCD एंड कुछ कुछ पेजेस होते हैं, आप मेंबर का नाम पढ़े। क्लियर, अब मेंबर का नाम D से है तो D अल्फाबेट में जाओ, वहां पे उसका अकाउंट आपको मिलेगा, वहां पे उसका रजिस्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये सारी चीज इंडेक्स होना जरूरी है, सो दैट इजीली एक्सेसिबल हो। क्लियर, यस, नेक्स्ट इज रजिस्टर एंड इंडेक्स इन केस ऑफ डीमैट। यस प्लीज, the register and index of beneficial owners maintained by a depository shall be deemed to be registered। अब सर कृपा करके रजिस्टर ऑफ मेंबर ही वर्ड को पक्का मत कर लेना, क्योंकि डीमैट वालों के लिए, डिपॉजिटरी के थ्रू ट्रेड होने वालों के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर नहीं, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ऑनर्स वहां पे चलता है। क्लियर, तो सर अल्टीमेटली थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आप क्रिएट करके चलना कि फिजिकल शेयर एंड जो ऑनलाइन शेयर्स होते हैं इनके केस में क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्लियर, यस, फॉरेन रजिस्टर, यस प्लीज, अ कंपनी में की they keep outside India a part of the register is required to be maintained under this section टर्म्ड एज फॉरेन रजिस्टर। आप अपना एक रजिस्टर बाहर आउटसाइड इंडिया ही क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उनके लिए जो आपके आउटसाइड इंडिया वाले क्या हैं, मेंबर्स। क्लियर, द फॉरेन रजिस्टर शैल कंटेन द नेम एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द मेंबर, डिबेंचर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर जो भी तुम्हारे हैं, रिजाइडिंग, वर्ड क्या लिखा हुआ है, आउटसाइड इंडिया, पर्टिकुलरली इनके लिए। क्लियर, द फॉरेन रजिस्टर कैन बी मेंटेन्ड ओनली, मेन वर्ड इज, इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स। मतलब सर आर्टिकल्स में प्रोविजन होनी चाहिए, देन आप ये फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। क्लियर, द फॉरेन रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड इन सच मैनर। तेरे को पूरे पेज में ना कुछ नहीं बता के, हर चीज कहां पे एक्सप्लेन करके जाएगा, रूल्स के अंदर। अभी तो क्या कहेगा, प्रेस्क्राइब्ड बाय सीजी, प्रेस्क्राइब्ड बाय सीजी, और वो प्रेस्क्रिप्शन कहां गिवन होएगी, रूल्स के। क्लियर, हाँ, कुछ पनिशमेंट्स ये क्लियर कर दिया। कंपनी के ऊपर अगर इस 88 का आपने नॉन कंप्लायंस करा, 3 लाख रुपए की पेनल्टी, एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 फ्लैट। यहाँ पे कोई अप डाउन या मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट नहीं है, फ्लैट रेट 3 लाख और 50,000।
क्लियर? आगे चलिए, अब चलते हैं सर, मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। प्रोविजंस कंटेन्ड इन रूल 3 to 8 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। क्लियर? पर्टिकुलरली ये रूल्स कौन से हैं? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। पहला, फॉर्म एंड पर्टिकुलर, वो तुमने कहा था ना, फॉर्म एंड पर्टिकुलर एज में बी प्रेस्क्राइब, तो रूल 3 वहां पे आपको क्या करता है? प्रेस्क्राइब करता है। पढ़िए जी। एवरी कंपनी limited by share shall from the date of its registration maintain a list of members in form number MGT 1 के अंदर आपको ये अपना रजिस्टर क्या करना होगा? मेंटेन करना होगा। क्लियर? इन केस ऑफ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, द रजिस्टर ऑफ मेंबर शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच मेंबर, नेमली, पढ़िए, नंबर 1, name of the member, नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, पैन नंबर, सिन नंबर, अगर मेंबर क्या है? कंपनी, तो सिन नंबर भी तो लिखना होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार नंबर, आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है? क्लियर? वो कहते हैं ना UID लिखते हो आपके, सर यही तो है। क्लियर? नेम ऑफ फादर, मदर, स्पाउस, ऑक्यूपेशन, स्टेटस, नेशनलिटी, नेम ऑफ द गार्डियन, डेट ऑफ बर्थ, नेम एंड एड्रेस ऑफ द नॉमिनी, डेट ऑफ बिकमिंग मेंबर, डेट ऑफ सेसेशन ऑफ मेंबरशिप, अमाउंट ऑफ, ये एक्स्ट्रा वर्ड है, किसके केस में? कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अदरवाइज बाकी पॉइंट तो सेम ही चलेंगे। क्लियर? अच्छा, ये बता क्या है, जो तो लिमिटेड बाय शेयर्स है वो तो MGT 1 के अंदर ही करेंगे। MGT 1 ने तो अपने फॉर्मेट सारा दिया हुआ है। ये किसके लिए है? कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना। तो आपके केस में ये सारे पॉइंट, अरे यही MGT 1 के अंदर होंगे, यही सारे क्लॉजेस तो MGT 1 के अंदर होंगे, बट प्रेस्क्राइब्ड नहीं है कि लिमिटेड बाय गारंटी वालों के लिए MGT 1 है। क्लियर? एनी अदर इंटरेस्ट इफ एनी एंड इंस्ट्रक्शंस इफ एनी गिवन बाय द मेंबर, जैसे कोई सेंडिंग ऑफ नोटिस को लेकर, कोई डिविडेंड वारंट्स को लेकर, या किसी भी पॉइंट को लेकर अगर इंस्ट्रक्शंस हैं, तो साइड पे वो इंस्ट्रक्शंस भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बाय द मेंबर अगर कोई होंगी तो वो भी साथ में आपको नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड, यस प्लीज। contained in other registers. Every company will issue or allot debenture or any other security. और बाकी सर डिबेंचर या अदर सिक्योरिटीज के लिए, दोबारा, डिबेंचर या अदर सिक्योरिटीज के लिए MGT 2, सिंपल मेंबर्स के लिए MGT 1। क्लियर? नेक्स्ट इज, आगे चलिए सर, नेक्स्ट इज, ये याद रखना, ये फॉर्म नंबर, ये चलते चलते लास्ट तक जाएंगे, ठीक है ना, 14 15 तक पहुंच जाएगा ये नंबर। नेक्स्ट आगे, मैनर ऑफ मेंटेनेंस of all the registers required to be maintained under section 18. पहली बात सर, टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एंट्रीज, मेकिंग एंट्री करने का टाइम, एंट्री करने का टाइम तो सर कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आपके रजिस्टर जितने अपडेट होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? बेनिफिट होगा। जितना तुम डिले करोगे, वो पढ़ा था ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के केस में, कई बार कंपनी डिले करती रहती है, एंट्रीज लेट करती रहती है, फिर वो ट्रिब्यूनल के पास अपील करने जाते हैं। सर रुको, पहले ही इनके ऊपर लॉ लगा दो कि आपने टाइम टू टाइम अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या करना है? अपडेट करना है। एंट्री साथ के साथ करो। कैसे? द एंट्रीज इन द रजिस्टर shall be made within 7 days after the board of directors or its duly constituted committee approve the allotment. Sir, within 7 days of allotment, सिंपल वर्ड लिख, 7 days of allotment, चाहे शेयर, चाहे डिबेंचर, चाहे सिक्योरिटी होल्डर, विद इन 7 दिन के अंदर अंदर इस रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर, या जो भी तुम्हारा रजिस्टर मेंटेन्ड है, 7 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करनी है? ये एंट्री करनी ही करनी है। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ कीपिंग द रजिस्टर। पहली बात, कहां पे? सर रजिस्टर्ड ऑफिस ही होगा। पॉइंट तो ये पढ़ाओ, क्या कहीं और रख सकता हूं? जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की प्रोविजन आई थी 128, क्या आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं और रख सकते हैं? यस। क्लियर? बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, रजिस्ट्रार को क्या करना होगा? अपडेट करना होगा। ये पॉइंट पढ़िए, द रजिस्टर्ड सेल shall be maintained at the registered office of the company unless SR is filed in GF authorizing the use of the register at number 1 any other place within the city, town or village in which the registered office is situated। यहीं पे होएगा तो यहाँ पे, बट विद इन द लोकल लिमिट्स। क्लियर? तो वही बात है सर, प्रोवाइडेड होना क्या चाहिए? SR पास होना चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी किसको दी गई? प्रायोरिटी किसको दी गई? रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही आपके ये रजिस्टर क्या होंगे? मेंटेन होंगे। क्लियर? बट सर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कर लीजिए, एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपको क्या करवाना होगा? पास करवाना होगा। स्टैट्यूटरी है ना, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स हैं, तो SR आपको क्या करवाना होगा? पास करवाना होगा, या तो विद इन द लोकल लिमिट जहां मर्जी रखो। क्लियर? और एनी अदर प्लेस, शिफ्ट नहीं है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अगर किसी दूसरी जगह पे रखना चाहते हो तो मैं कह रहा हूं जी, अपने रजिस्टर मैंने यहाँ पे नहीं रखने, यहाँ पे खतरा है, मैं कहीं और रखना चाहता हूं तो रख लो, हमें क्या दिक्कत है? स्पेशल रेजोल्यूशन क्या करवा दो? पास करवा दो।
आप अपनी कोई दूसरी ब्रांच या ऑफिस जहां रखना चाहते हैं रखें सर, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा होता है? द मेन, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। आपकी अदर प्लेसेस तो भी हो सकती हैं, आप अदर प्लेसेस में भी रख सकती हैं, क्लियर। और एनी अदर प्लेस इन इंडिया, लोकल लिमिट भी छोड़, इन इंडिया जहां मर्जी रख, बट प्रोवाइडेड इन विच मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर क्या करते होंगे? रिजाइड करते हैं। बट कंडीशन है ऑल ओवर इंडिया जहां मर्जी रख, बट वहां रखियो जहां पे 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर रिजाइड करते हैं। अब लेट इट बी चंडीगढ़ में आपकी बात, पहले टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 1000। यहां पे अगर मिनिमम 100 मेंबर इस चंडीगढ़ में रहते होंगे तो आप अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर यहां पे रख सकते हैं, एटलीस्ट 1/10। क्लियर? यस, नेक्स्ट इज Entries of change in register due to forfeiture, buyback, etc. यस प्लीज। Entry shall be made in the register of members, register of debenture holders, and register of any other securities बिल्कुल। within 7 days after the approval by board of directors. Or As a consequence of forfeiture, buyback, reduction of share capital, issue of duplicate shares, sweat equity, transmission, तेरे पूरे टॉपिक्स जो आपने चैप्टर 4 के अंदर पढ़े थे, मेन प्रोविजन क्या है? डेज, 7 डेज। 7 डेज कहां से? 7 डेज कहां से? अप्रूवल बाय द बोर्ड फॉर द चेंज। क्लियर? बीओडी की अप्रूवल, क्लियर, विद इन 7 डेज और फ्रॉम बीओडी अप्रूवल, बीओडी अप्रूवल। नेक्स्ट आइए, यस प्लीज। Entries in register due to death या insolvency, yes please. if as a consequence of death or insolvency or change of name or transfer of shares of member to IEPF or any other reason, any change occur in the status of a member or a debenture holder or any security holder, entry thereof explaining the change shall be made in the respective, साथ के साथ, इसमें कोई डेज नहीं, साथ के साथ। क्लियर? क्योंकि डेथ या इंसॉल्वेंसी का केस है, इसमें कोई डेज की लिमिट नहीं है। आप अपना चेंज का रीजन फाइंड आउट करें एंड रिस्पेक्टिवली रजिस्टर के अंदर साथ के साथ क्या कर दें? एंट्री। क्लियर? नेक्स्ट इज रजिस्टर्स टू register to include reference of rectification. Yes. If any rectification is made in the register pursuant to any order passed by any competent authority, the necessary reference of such order shall be indicated in the respective list. बिल्कुल सर। एंड necessary reference of such order shall be indicated in the, अगर कोई रेक्टिफिकेशन करी होगी तो साथ में रेक्टिफिकेशन के बारे में भी आपको देना होगा कि ये एंट्री रेक्टिफाइड है, पता लगना चाहिए कि यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हुई है। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ सेबी। काफी ये टॉपिक आप लोगों को प्रोसीजरल लगेगा, प्रोविजंस कम, प्रोसीजरल वर्ड थोड़ा ज्यादा लगेगा कि फॉर्मेलिटीज ये करनी होती है। प्रोविजंस तो अंदर डिटेल में जाते जाते बीच में आएंगी, काफी वर्डिंग तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाली है? प्रोसीजर। मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट का मतलब भी क्या है? प्रोसीजर्स टू बी फॉलो। क्या आप लोग फॉलो करोगे फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी? क्लियर? Orders of SEBI या tribunal, yes please. If any order is passed by any judicial or revenue authority or by SEBI or tribunal attaching the shares, debenture or other securities and giving direction for remittance of dividend or interest, clear, necessary reference of such order shall be indicated in the respective register. मतलब डिविडेंड्स को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर, अगर मान लो SEBI, ट्रिब्यूनल या शेयर्स को अटैचमेंट को लेकर कोई भी किसी तरह का ऑर्डर अगर निकला होगा तो साथ में उसकी भी रेफरेंस आपको देनी। आपको लग रहा सर ये जितने भी वर्ड्स आप लोग पढ़ रहे हो, मतलब एक ट्रैक रिकॉर्ड, एक चेंजेस, जो भी चेंजेस वहां पे की जाएंगी साथ में उसकी रेफरेंस आप लोगों को साथ साथ देनी होगी। नेक्स्ट इज entries of charges, etc. in case of listed yes, in case of companies whose securities are listed on stock exchange or in outside India, the particulars of any pledge, charge, lien or hypothecation। अच्छा, वर्ड का यूज किया सिक्योरिटीज, शेयर्स तो बोल नहीं सकता क्योंकि शेयर्स के अगेंस्ट थोड़ा कोई प्रॉपर्टी होती है। सिक्योरिटीज में कौन आया सर? सिक्योरिटीज में कौन आया? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जिनके अगेंस्ट आपको क्या मिलती है? सिक्योरिटी। तो साथ में जो चार्ज क्रिएट किया गया उसका भी रिकॉर्ड। यस प्लीज। created by the promoters in respect of any securities of the company held by the promoter including the names of pledgee or pawnee, and any revocation therein shall be entered in the register within 15 days from such an event। अगर कुछ चार्ज क्रिएट या कैंसिल कुछ भी किया होगा ना, within 15 days of such an event आपको एंट्री यहाँ पे अपडेट करनी है। जो प्रमोटर्स के द्वारा स्पेशली है ना, कि प्रमोटर्स के द्वारा जो भी मतलब कोई प्लेज, चार्ज, लियन, हाइपोथिकेशन जो इनके द्वारा क्रिएट की जाएगी,
ये तो क्रिएट कर रहे हैं ना, मेन तो कंट्रोल किसका होता है, प्रमोटर्स का ही होता है ना कंपनी के ऊपर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तो किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, प्रमोटर्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो इनके द्वारा जो भी चार्जेस वगैरह क्रिएट किए जाएंगे उनका भी पर्टिकुलर आपको अपने रजिस्टर के अंदर क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट इज एंट्रीज ऑफ चार्ज इन केस ऑफ joint venture यस, if promoters of any listed company which has formed the joint और venture प्लस ये देखते हो किसके लिए, प्योर लिस्टेड कंपनीज के लिए लग रहा है। नॉर्मल के केस में तो पता ही नहीं रहा, जिनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, उनके केस में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी हमने ज्यादा मांगी है। क्लियर, और ये इररेलेवेंट है सर, इतनी डीपली, इतनी आज तक मैंने शायद ये क्वेश्चन ना देखे आज तक, क्योंकि काइंड ऑफ पूरा टॉपिक काफी सारा 50% आपको प्रोविजन बेस्ड मिलेगा, 50% ये क्या मिलने वाला है, प्रोसीजरल मिलने वाला है। क्लियर, यस, इफ प्रमोटर्स ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी which has formed a joint venture company with another company have pledged or hypothecated created charge or lien in respect of any security of the listed company in connection with such joint venture company, the particular of such pledge, same case, clear, such pledge, hypothecation, charge or lien shall be entered in the register members of listed company within 15 days from such an event. Clear, just single reading one time, ठीक है सर, ऐसा कुछ होता है। क्लियर, आगे चलिए, इंडेक्स ऑफ नेम्स to be included in the registers, ये चलो फिर भी ठीक है। यस प्लीज, एवरी रजिस्टर required to be maintained under section 88 shall include an index होना चाहिए of the names entered in the respective registers, and the index shall in respect of each folio means pages जो भी वहां पे होंगे, contain sufficient indication to enable the entries relating to that folio in the register to be readily found, ताकि जल्दी से जल्दी आप एंट्री को ट्रेस कर सकें। हम भी तो करते हैं नोटिंग पेज नंबर, ऊपर जो फॉलियो नंबर दिए जाते हैं एंड फिर उसके अकॉर्डिंग टू फ्रंट पे क्या बनाते हैं, इंडेक्स। ये बुक का इंडेक्स भी तो वही तो चीज है कि अगर आपको डायरेक्टली एक टॉपिक ढूंढना है तो जस्ट यू हैव टू लुक द इंडेक्स, ना कि बुक वगैरह देखते जा रहे हो, उसको देख के करोगे क्या, समझ नहीं आएगी। इससे बेटर जो चीज आपको चाहिए आप इंडेक्स में फाइंड आउट करें। Clear? Next is the index shall not be necessary in case the number of members is less than underlines important, अगर less than 50 होगा then index वहां पे जरूरी नहीं, but number of member अगर ज्यादा होंगे then आपको index बनाना क्या है, mandatory। The company shall make the necessary entries in the index simultaneously with the entry for allotment or transfer of any security। ठीक है, साथ के साथ आप इंडेक्स भी क्या करते रहो, अपडेट करते रहो। जैसे मान लो कल को कोई नंबर ऑफ मेंबर आपके इंक्रीज होते जाएंगे, वो इंडेक्स में उनका पेज देने के बाद, उनका पेज लगाने के बाद साथ के साथ इंडेक्स में क्या कर दो, एंट्री कर दो कि दिस मेंबर इज ऑन दैट पेज नंबर, उसका जो भी डाटा है वो उस पेज नंबर पे मिलेगा। नेक्स्ट इज फॉरेन रजिस्टर, यस प्लीज, where a company has members or debenture holders or any other security holders outside India, it may keep the foreign register in that country, उस कंट्री में आप रख सकते हैं। क्लियर, बट सर फॉर्मेलिटीज बहुत लंबी, क्या, within 30 days of opening of any foreign register, the government shall file with the registrar a notice of the location of office where such of foreign register is kept, जहां पे भी आपने रखा होगा। क्लियर, जब भी आप अपना फॉरेन रजिस्टर क्या करेंगे, ओपन करेंगे कि यस मैं अपना फॉरेन रजिस्टर अलग से मेंटेन कर रहा हूं, तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को ये बात इंटीमेट करनी होगी बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर MGT3। क्लियर, अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। अब तक MGT1 किसका है, मेंबर्स नॉट शेयर्स, मेंबर्स। नंबर 2 MGT2 डिबेंचर होल्डर एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। क्लियर, शेयर होल्डर्स का रजिस्टर नहीं है, मेंबर्स का रजिस्टर की बात कर रहे हैं। एंड अगर उन्होंने शेयर्स को टेकअप करे होंगे तो मेंबर्स के नेम के सामने शेयर्स टेकअप लिख दें। क्लियर, नेक्स्ट इज in the event of any change in the location of such office or of its discontinuance, the company shall within 30 days of such change or discontinuance, कल को कोई भी चेंज या डिसकंटिन्यूएंस अगर आप करेंगे तो अगेन आपको MGT3 क्या करना है, फाइल करना। क्लियर, फाइल विद द रजिस्ट्रार अ नोटिस इन फॉर्म नंबर MGT3। Next is a foreign register, yes, shall be deemed to be part of the company's register wherein after referred to as principal register। अरे कंपनीज रजिस्टर मतलब प्रिंसिपल, सर ये प्रिंसिपल रजिस्टर का ही पार्ट है, फर्क बस ये इतना है कि इसकी लोकेशन आउटसाइड इंडिया है और कुछ नहीं। आप ये मत समझना कि ये वॉलंटरली अपनी मर्जी से नहीं है, तो ये प्रिंसिपल ही है तो मेन रजिस्टर ही है। फर्क इतना है कि सर ये आउटसाइड इंडिया पड़ा है और एक इनसाइड इंडिया पड़ा है।
yes, of members or of debenture holder or any other security holder as the case may be. Clear? इसको यहाँ पे लिख ले, deemed principal register, any change, MGT3. Clear? Simple, MGT3. क्लियर? क्या चीज? नहीं, जरूरी नहीं है, अगर आर्टिकल्स अलाउ करेंगे तो। अगर आपको लगता है ना कि आपके आउटसाइड इंडिया काफी है, तो उनका अलग ही रजिस्टर क्या कर दो, मेंटेन। अगर लिटिल बेटा तो अपने इस वाले में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल वाले में रजिस्टर ऑफ मेंबर, और वो भी आर्टिकल्स में होगा तो मेंटेन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ जी, इसके सिर्फ MGT3 फॉरेन का, सिर्फ फॉरेन रजिस्टर्स के रिलेटेड, और कोई भी चेंजेस। Clear? Next is the foreign register shall be maintained in the same format as the principal register. Same provisions, same format, underline कर लीजिएगा। Yes, a foreign register shall be open to inspection and may be closed, and extracts may be taken therefrom, and copies thereof may be required in the same manner. Mutatis mutandis, मतलब as it is with necessary modifications, as is applicable to the principal register, except that advertisement before closing the register shall be inserted in at least 2 newspapers circulating in the place where the foreign register is kept. जैसे होता नहीं, रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करने से पहले आपको एक बार इंटीमेशन देनी होती है, इनके केस में आपको एक एडवर्टाइजमेंट देनी होगी जो कि कम से कम 2 न्यूज़पेपर के अंदर, जहां पे वो फॉरेन रजिस्टर क्या है, केप्ट किया हुआ है। क्लियर? रिकॉर्ड मेंटेन करने के, उनकी लैंग्वेज में जो भी चलता है न्यूज़पेपर, उसमें आप क्या करवा के देंगे, पब्लिश करवा के। बाकी सारी प्रोविजन एज इट इज आप लोगों की क्या है, सेम। आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं, एनीथिंग यू वांट टू डू। क्लियर? Where a foreign register is kept by a company, the decision of the appropriate competent authority in regard to the rectification of the register shall be binding. अब सर वही बात है ना, वहां पे कौन सा इंडिया की प्रोविजन एप्लीकेबल होगी, वहां पे तो किसकी होंगी, वहां की कंपिटेंट एप्रोप्रिएट competent authority in that country, फिर जैसा वो कहेगी आपको उसके अकॉर्डिंग टू मेंटेन करना होगा। Next is entries in the foreign register shall be made simultaneously. Yes, simultaneously after the board of directors or its duly constituted committee approves the allotment or transfer of shares, debentures. अपने केस में तो फिर भी कितने दिन दिए गए थे, इनके केस में तो क्या है, इमीडिएटली। जैसे ही बोर्ड ने क्या कहा, अलॉटमेंट कर दी, अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर, डिबेंचर या अदर सिक्योरिटी, इंस्टेंटली सर, इंस्टेंटली इनका अपडेट कर दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट इज विदिन 15 days of any entry made in the foreign register, the company shall transmit a copy of such entry to its registered office. इधर भी तो अपडेट होना चाहिए साथ साथ कि वहां पे क्या चेंजेस हो रही है। तो 15 दिन के अंदर चेंज से कोई भी चेंज अगर होगा, विदिन 15 days से साथ के साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे। नेक्स्ट आगे, every, यही है ना पॉइंट, the company shall keep at its registered office a duplicate register of every foreign register. All entries made in the foreign register shall be duly entered in such duplicate register. क्लियर? तो सर है तो आप खामखा फॉर्मेलिटी में पढ़ेंगे, बट होता है सर आपके फॉरेन मेंबर्स चाहते हैं कि आप रजिस्टर ऑफ मेंबर को यहाँ मेंटेन करें, तो एक डुप्लीकेट कॉपी आपको इंडिया में भी क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन। तब भी तो वो 15 दिन बाद तुझसे वापस मंगवाई जा रही है कि उधर अगर कोई चेंज होगा 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ भी क्या करवा, उसकी एक कॉपी भेज, ताकि मैं अपने डुप्लीकेट रजिस्टर के अंदर भी क्या कर सकूं, एंट्री कर सकूं। नेक्स्ट, एवरी डुप्लीकेट रजिस्टर shall for all the purposes of this act be deemed to be the part of principal. डुप्लीकेट तो है, मतलब उसी की कॉपी है ना, उसी की कॉपी है। अगर उसी की कॉपी है तो सर ये काइंड ऑफ ये फॉरेन रजिस्टर है ही है, ये प्रिंसिपल रजिस्टर ही है। यस, नो ट्रांजैक्शन with respect to any share or debenture or any of the securities registered in a foreign register shall during the continuance of such foreign register be registered in any other register. किसी और में नहीं होगा। जब तक आपका फॉरेन रजिस्टर कंटिन्यूड है तब तक आपका डाटा उधर ही मेंटेन होगा, किसी अदर रजिस्टर में आपका डाटा नहीं जाएगा। क्लियर? द कंपनी में डिसकंटिन्यू द कीपिंग of any foreign register and therefore all the entries. फिर वहां से सारी एंट्रीज कहां पे ट्रांसफर कर दी जाएंगी, इंडिया के मेन प्रिंसिपल रजिस्टर के अंदर क्या कर दी जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी, अगर आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो। क्लियर? नेक्स्ट, टू सम अदर फॉरेन रजिस्टर केप्ट बाय द कंपनी आउटसाइड इंडिया और टू द, कहां पे, मतलब यहां से बंद करके कहीं और जा रहे हो तो या तो अदर फॉरेन रजिस्टर, या मे भी सब कुछ बंद कर रहे हो तो इंडिया का जो प्रिंसिपल रजिस्टर है वहां पे ये सारी एंट्रीज क्या कर दी जाएंगी, ट्रांसफर, पक्के में, मेन वाले में।
पहले तो कहां तुम डुप्लीकेट मेंटेन कर रहे थे ना, अब पक्के वाले में दोबारा क्या कर देंगे, चढ़ा देंगे सारे एंट्रीज। नेक्स्ट इज, और कुछ नहीं, खामखा अपना काम ही बढ़ा रहे। क्लियर, ठीक है, प्रोविजंस है, फॉलो करनी पड़ेंगी। आगे ऑथेंटिकेशन, मेन चीज। The entries in the registers maintained under section 88 and indexing included therein shall be authenticated by Authenticated means certified. no, not certified, validate, उसकी वैलिडिटी काइंड ऑफ, वेरिफिकेशन काइंड ऑफ। क्लियर, ऑथेंटिकेटेड बाय किसके द्वारा, CS और वर्ड क्या है, और any other person authorized by the board होगा for such purpose। clear, in such case the date of board resolution भी साथ में आप क्या करना, मेंशन करना। क्लियर, अगर आपने वहां पे साइन कर दी उस रजिस्टर के ऊपर, सर उसकी ऑथेंटिकेशन मानी जाएगी कि यस दीज रजिस्टर्स आर ऑथेंटिक, ऑथेंटिक है, वैलिड है। यस, the entries in the foreign register shall be authenticated by the CS of the company or any other person authorized by board by appending his signature to वर्ड क्या लिखा हुआ है, each entry। यहाँ पे each entry नहीं था, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा गया, each entry। हर एंट्री के सामने आपको बार बार क्या करने होंगे, साइन। appending his name, appending his signature, लिखना, करना। हाँ, हर एंट्री के सामने आपको अपने साइन अपेंड करने पड़ेंगे। यहाँ पे करो, फिर किसने कहा था फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करने के लिए, और वैसे भी बिल्ली बैठे करके आ रहे हो, साइन ही कर दो कम से कम। तो ईच एंट्री मतलब फॉरेन रजिस्टर के केस में ईच एंट्री आपको क्या करनी है, वेरीफाई करनी है, ऑथेंटिकेट करनी है। क्लियर, नेक्स्ट इज आगे declaration in respect of beneficial interest in shares। अब सर आता है 89 में क्या है, एक डिक्लेरेशन जो कि इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स, और ये डिक्लेरेशन दोनों से लूंगा। दोनों से कौन, रजिस्टर्ड ओनर, कंपनी थोड़ी, रजिस्टर्ड ओनर कौन था, डिपॉजिटरी जिसके नाम पे शेयर्स क्या है, रजिस्टर्ड। उससे पूछूंगा कि ये शेयर्स किसके नाम पे होल्ड कर रखे हैं, और जिसके नाम पे होल्ड कर रखे हैं उससे क्या पूछूंगा, ये शेयर्स जो तेरे नाम, जो तेरे बेनिफिट पे हैं, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, उल्टा क्रॉस पूछेंगे। क्लियर, पहला फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय द registered owner। Yes, if the name of a person is entered in the register of members of the company as a holder of any shares in that company, but he does not hold any beneficial interest in the such share। concept ही किसके केस में चलेगा, ऑनलाइन शेयर्स के केस में। क्लियर, herein refer to as registered owner। मैं तो सर नाम का रजिस्टर्ड हूं, जबकि फिजिकल शेयर्स के केस में जो नाम रजिस्टर्ड होता है वही ऑनर होता है। बट यहाँ पे दोनों ये अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग पर्सन। यस, then he shall file a declaration with the company form number MGT4 बिल्कुल within a period of 30 days from the date on which his name is entered। जिस दिन तुम्हारा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर किया गया, आपको एक डिक्लेरेशन, आपको बेसिकली एक डिक्लेरेशन क्या करनी होगी, फाइल करनी होगी। क्लियर, स्पेसिफाइंग क्या, स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन हु होल्ड, मैं ये किसके बिहाफ पे शेयर होल्ड करके बैठा हूं, विद इन 30 डेज, कि मेरा इन शेयर्स का बेनिफिशियरी कौन है, ये मुझे बताना। बेनिफिशियरी नॉट नॉमिनी, क्योंकि कंपनी ने नाम किसका रजिस्टर्ड करा, डिपॉजिटरी का, जबकि शेयर्स वो किसके हैं, वो आपके हैं। सर ऑनलाइन शेयर्स के केस में, डीमेट अकाउंट के थ्रू शेयर्स के केस में, यू आर द एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर। कंपनी ने तुझे थोड़ी शेयर अलॉट करे, कंपनी ने शेयर किसको कर चुकी है, डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी ने नेक्स्ट आगे किसको दिए, आपको। आपका रिकॉर्ड एज अ बेनिफिशियल ऑनर किसके पास पड़ा है, दैट इज द मेन। और कंपनी के रजिस्टर में किसका नाम है, डिपॉजिटरी का। तभी तो पूछ रहे हैं डिपॉजिटरी से, किस क्या, सर आप तो रजिस्टर्ड ओनर हो, इन शेयर्स का असल मालिक कौन है ये तो बता दो, एक्चुअल ऑनर कौन है, हु होल्ड्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स। तो आपने MGT4 क्या करना है, फाइल करना है। नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय बेनिफिशियल ओनर। अब ये उल्टा किससे पूछोगे, बेनिफिशियल ऑनर से, कि जिसमें तू बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है वो कंपनी में किस नाम से रजिस्टर्ड है। फिर मैं वहां पे बताऊंगा कि मैं इस डिपॉजिटरी के थ्रू आप में ये शेयर्स क्या करता हूं, होल्ड करता हूं। पढ़िए, इफ the name of a person is not entered in the list of members of a company as holder of any shares in the company। अब तेरा नाम तो एंटर्ड होगा नहीं, बट तुम क्या होल्ड करते हो, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। क्लियर, then he shall file a declaration in form with the company in form number MGT5
within a period of same 30 days specifying या from the date of such beneficial interest in the shares of company. क्लियर, आपको वहां पे डिक्लेयर करना होगा कि ये जो शेयर्स जिनका बेनिफिशियल ऑनर मैं हूं, ये कंपनी में किस नाम से रजिस्टर्ड है, आपको बताना. क्लियर. नेक्स्ट इज, आगे चलिए. Declaration in case of change in beneficial interest. Yes. If any change occurs the beneficial interest in any shares in respect of which a declaration has been filed under 89, then within 30 days of such change, a declaration shall be filed with the company by the person whose name the shares have been registered. बिल्कुल. In form number MGT4. And by the person holding beneficial. अरे मतलब कोई भी चेंजेस होंगे, अगर कल को मान लो बेनिफिशियल ओनर चेंज हुआ तो MGT4 एंड MGT5 दोबारा क्या करने पड़ेंगे, फाइल करने. क्लियर. नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार. यस प्लीज. Where any declaration is filed with the company under section 89. ये जो डिक्लेरेशन आपने MGT4 एंड 5 जब भी ये डिक्लेयर होंगी, जब भी ये फाइल होंगी, कंपनी नेक्स्ट आगे मेक अ नोट ऑफ सच डिक्लेरेशन इन द रजिस्टर ऑफ member कि yes declaration has been filed under section 89 and within 30 days next date of receipt of declaration से एक रिटर्न फाइल करेगा with the registrar in form number MGT6. clear. 6 हो चुके. पहला MGT1 register of members, MGT2 register of debenture holders and other security holders, MGT3 foreign registers, MGT4 declaration by registered owner, MGT5 declaration by beneficial owner, and MGT6 filing of return by the company to ROC about declaration filed under section 89. कि ये MGT4 and 5 हमारे पास आ चुके हैं. Next is punishment for contravention. Yes, if a registered owner or a beneficial owner fails to file a declaration with the company, then he shall be liable to pay a penalty of 50,000. And in case of continuing failure, with a further penalty of ₹200 per day, subject to maximum कितना, 5 लाख. अब तो पनिशमेंट है सर, अगर आपको फेल हो गए. क्लियर. अगर रजिस्टर्ड ओनर, बेनिफिशियल ओनर, कंपनी को ये डिक्लेरेशन फाइल करने में क्या हुआ, फेल हुआ, तो उनके ऊपर ये पेनल्टी एप्लीकेबल. बट इफ कंपनी फेल्स टू file the aforesaid return within 30 days from the date of receipt of declaration by it, the company and every officer of the company who is in default shall be liable to pay a penalty of 1,000 for each day during which such failure continues, subject to maximum fine. मतलब 1,000 पर डे के हिसाब से आप पे पेनल्टी लगेगी, सब्जेक्ट टू कितना, 5 लाख, और ऑफिसर ऑन डिफॉल्ट के ऊपर फ्लैट रेट कितना, 2 लाख. क्लियर. नेक्स्ट इज कौन सा, ऊपर दोनों लिखे हुए थे. हाँ, दोनों के केस में, मतलब दोनों के केस में 1,000 पर डे ऊपर लिखा हुआ है ना. द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट shall be liable to a penalty. ये दोनों के केस में, बस एक का सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, कंपनी का 5 लाख. क्लियर. मैक्सिमम अलग अलग है, मिनिमम तो सेम है, 1,000 पर डे दोनों के ऊपर. Consequences of non-filing by the beneficial owner. बिल्कुल. If a declaration of beneficial interest is required to be filed under 89. जब कहा गया कि डिक्लेरेशन फाइल करनी जरूरी है, बट डिक्लेरेशन हैज नॉट बीन फाइल्ड, देन कोई भी राइट विद रिस्पेक्ट टू सच शेयर्स शैल नॉट बी, क्या माना जाएगा, एनफोर्सेबल. आप कर नहीं पाएंगे बाय द बेनिफिशियल ओनर. कुछ जितना मर्जी क्लेम कर ले, कुछ कर ले, कुछ नहीं मिलेगा जब तक 89 के अंदर आप डिक्लेरेशन फाइल नहीं करते. नेक्स्ट, कंपनीज ड्यूटी टू पे dividend not affected. Nothing contained in this section shall prejudice the obligation of the company to pay dividend to its members. सर वो चलता रहेगा. रजिस्टर्ड ओनर को आप अपना डिविडेंड क्या करते रहे, पे आउट करते रहे. डिविडेंड राइट इज नॉट अफेक्टेड. Dividend right is not affected. On payment of dividend by the company, the company's obligation shall stand. आप तो अपना obligation पूरा करो, तो इसको लिख साइड पे. Dividend right is not affected. Dividend right पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कंपनी अपना पे आउट करती रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. Yes, meaning of beneficial interest in a share. For the purpose of section 89 and section 90. Beneficial interest in share includes directly or indirectly through any contract, arrangement, or otherwise the right or entitlement of a person alone or together, maybe एक या maybe किसी के साथ, with any other person to किस बात का, exercise or cause to be exercised any or all of the rights attached to such share कि मैं यूज कर सकता हूं, और receive or participate in any dividend or other distribution in respect of such share. अगर आपके पास ये राइट्स हैं पार्टिसिपेट करने के, रिसीव करने के, एक्सरसाइज करने के,
that means you have the beneficial interest in the shares. Otherwise ऐसी थोड़ी beneficial interest बोल रहे हैं, रजिस्टर्ड होने से कुछ नहीं होता, मेन राइट्स किसके पास है, हु इज द बेनिफिशियरी, मेन पर्सन वो है. क्लियर. सो एग्जम्पशन बाय सीजी. CG may by notification exempt any class or classes of persons from complying with any of the requirements of the section except subsection 10. ये subsection 10 तेरा ऊपर ही पड़ा ही है. क्लियर. 89 10 का. क्लियर. यस प्लीज. CG may grant such exemption if CG is of the opinion that such exemption is necessary in the public interest. Such exemption may be granted either unconditionally or may be subject to such condition as may be specified in the notification. जैसा time to time क्या किया जाएगा, notify किया जाएगा. हुआ clear point? Clear. Next आगे topic कैसे कौन सा? Register of just a minute. ये वाला रीड आउट कर लीजिए. पावर टू क्लोज. power to close register of members or debenture holders or any security holder. क्योंकि आपने अभी रजिस्टर ऑफ मेंबर रीड आउट करा ना, तो एक बार पावर टू क्लोज आज फर्स्ट डे डिस्कस कर लेते हैं. और ये जरूरी होता है कि कंपनी साल में रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या करेगी, क्लोज करेगी ही करेगी. अरे रिकॉर्ड भी तो लेना होगा, किन किन लोगों को डिविडेंड देना है, बोनस देना है, राइट देना है. जब तक हम रिकॉर्ड नहीं लेंगे, इसको वर्ड बोलते हैं जिस दिन क्लोज होती है ना, रिकॉर्ड डेट. इसको वर्ड बोलते हैं रिकॉर्ड डेट. तो रिकॉर्ड डेट तो सर आएगी ही आएगी. तो सर एक बार वही बात है ना, कुछ फॉर्मेलिटी होती है, इंटीमेशन करने के लिए बताना तो पड़ेगा. और अगर ये बंद नहीं करेंगे फिर तो मेंबर्स आपके आते जाते रहेंगे, मैं तो कभी डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा. पढ़िए, क्या कंपनी के पास कोई पावर है? यस, बट कंडीशन सर, अ कंपनी में क्लोज register of members or register of debenture holders or any other securities subject to fulfillment of following conditions. पहला, the period or periods of closure shall not exceed कितना, 45 days in aggregate. एक साल में मैक्सिमम 45 दिन, 45 days and वर्ड है 30 days मैक्सिमम 1 मंथ. एक टाइम अगर बंद करा, अगर मैं कह रहा हूं जी आज मैंने रजिस्टर ऑफ मेंबर बंद करना 35 डेज के लिए, क्या मैं कर सकता हूं? वाई? 35 डेज के लिए मैंने रजिस्टर बंद करना है, क्या मैं कर सकता हूं? एट अ टाइम 30 डेज, एट अ टाइम मैक्सिमम 30 डेज एंड इन टोटलिटी 45. मान लो 30 दिन तो आज हो गए, मैक्सिमम 15 दिन और है सर, इससे ज्यादा. तो आप अपना देखकर समझ कर करो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. वन टाइम में बंद कर रहे हो तो 30 दिन से ऊपर नहीं जाएगा, टोटल साल में बंद करना है तो 45 दिन से ऊपर नहीं जाएगा. बस जब करना तब करो, बट कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए. मान लो आज मैंने 28 दिन के लिए करा, उसके बाद बोल रहा हूँ 20 दिन के लिए और करना है, क्या कर पाऊंगा? कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि 48 बन रहे हैं, 45 होते हैं मैक्सिमम. सिंगल टाइम मैक्सिमम 30, एग्रीगेट 45. Clear? Yes, the company shall give the previous notice of at least 7 days. कम से कम 7 दिन का पहले आपको नोटिस देना होगा. Clear? Before the first day of closure. Clear? Or such lesser period as may be specified by SEBI for listed company या company which intend to get their securities listed. हो सकता है कि lesser period आपको allow कर दिया जाए, बट कम से कम 7 दिन पहले आपको बताना होगा कि हम रिकॉर्ड डेट अनाउंस करने जा रहे हैं जी, इस दिन हमारा रजिस्टर ऑफ मेंबर बंद होगा और इतने दिन तक बंद है. आगे सर, in case of a private company, notice of closure shall be served on all the members not less than 7 days prior to the closure of the register of members or debenture holders or any security. बिल्कुल, the notice of closure shall be served on all the members not less than, इनके केस में भी 7 days prior to the closure of register of member or debenture holder or other security holder. Yes please. आगे, in case of public company, the notice of closure shall be given as follows. at least 7 days. इनके केस में पब्लिक इन्वॉल्व है ना, तो एडवर्टीजमेंट का पॉइंट आएगा और कुछ नहीं है, तो 7 days ही. पढ़िए, at least 7 days previous notice shall be given by way of advertisement, one in vernacular and second in English, वही wide circulation and all whatever जो भी है. The notice shall also be published on the website of the company or website as such may be prescribed by CG. वहां पे भी ये नोटिस आपको डालना होगा. नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन. अगर जरा सी भी को पेनल्टी करी तो 5000 पर डे से लेके सब्जेक्ट टू 1 लाख तक आपके ऊपर क्या लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है. इंपॉर्टेंट है सर ये जो 2 वर्ड्स हैं. क्लियर? मैनर सर क्या होगा क्लोज करने का, इंपॉर्टेंट थिंग. तो सिंगल टाइम 30, मैक्सिमम 45 इन अ ईयर आप कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे.
हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? सो ये वाला जो टॉपिक 7.3 है एंड एनुअल रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, टेकअप करेंगे. सो अभी 1 by 1 कमिंग डेज के अंदर आप लोगों के पास यही लॉ का बैक टू बैक लेकर एक सब्जेक्ट अपना क्या करें, बिल्कुल इसको वाइंड अप करें. फिर थ्योरेटिकल है, थोड़ा पार्ट डेली चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट चलता रहेगा, इजीली आप लोगों को कवर होता भी रहेगा. इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट.